नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 14 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और हर दिन की तरह शुरुआत आज हमारी कुछ लाइनर्स जैसे: वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आपकी जनता अपने मेहनत से आपके लगातार जो कंटिन्यू आप किसी भी फील्ड में अगर वर्क करते हैं, आप उस पर समय देते हैं, तो आप एक दिन अपने नसीब को भी बदल सकते हैं। मतलब असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। आपकी मेहनत ही आपकी मंजिल को तय करती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज की हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, 13 अगस्त 2026 को राज्यसभा द्वारा पारित खान और खनिज यानी विकास और विनिमय संशोधन विधेयक बिल जो 2026 का है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खनिज अधिकारों पर लगाने की जो लगान हो जाता है, कर लगाने की राज्यों को सख्त सीमित करना है। मतलब जो राज्य लगातार अपनी मनमानी कुछ कर सकते थे करों पर, उन पे कुछ सीमा रख दी, बाउंडेशन हो गया है, जिससे वो ज़्यादा किसी पर कर ना लगा दें। और इसके बारे में देखें तो इस विधेयक को 12 अगस्त 2026 में लोकसभा और 13 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह कानून राज्यों द्वारा खनिज संपदा वाली जमीनों और खनिज अधिकारों पर मनमाना टैक्स लगाने शक्तियों को सीमित करता है। तो देखिए, लोकसभा एक अस्थायी सदस्य है जिससे भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन है, ठीक है, और लगभग इसके जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य इस हर 2 साल पर इसमें रिटायर्ड होते रहते हैं। तो एडिशनल जानकारी देते हैं। आप बताएंगे सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं और कितनी हैं, ये आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और कुछ देखें तो भारत के प्रमुख जो खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य हैं खनिजों के, उनके बारे में देखें। जो कोयला है उसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण शीर्ष उत्पादक में आते हैं। और लोहा की बात की जाए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। बॉक्साइट की बात की जाए, एल्युमिनियम का अयस्क है जो उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नीज की बात की जाए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक। तांबा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। सोना कर्नाटक, कोलार और हट्टी खदानें आंध्र प्रदेश। और हीरा की बात की जाए, मध्य प्रदेश, पन्ना जो है वो फेमस है। चूना पत्थर की बात की जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रमुख शीर्ष उत्पादक राज्य रहेंगे। और अबरक की बात की जाए, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। यूरेनियम आंध्र प्रदेश और झारखंड। थोरियम की बात की जाए, केरल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में मोनाजाइट रेत में ये थोरियम पाए जाते हैं। और बात की जाए कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, प्रमुख क्षेत्र की बात करें, जो छोटा नागपुर पठार है, इसे भारत का रूर या रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह कोयला, लोहा, बॉक्साइट और मैंगनीज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। झरिया और धनबाद की बात की जाए, भारत का सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं। मयूरभंज और झारसुगुंडा उड़ीसा के उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क और कोयले के क्षेत्र हैं। देखो, मयूरभंज से आप क्या लेते हैं, ये जो छऊ नृत्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पुरुलिया छऊ जो है वेस्ट बंगाल में होता है। और मयूरभंज और एक सरायकेला है ना, सरायकेला होता है, वो कहाँ का है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे बात करें, जो खेतड़ी है तांबे के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध। कुद्रेमुख और संतूर की बात की जाए, उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क हैं। और पन्ना की बात की जाए, भारत का एकमात्र सक्रिय हीरा खदान पन्ना हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और कोयले के जो कोयले मुख्यतः 4 प्रकार के पाए होते हैं, उनके बारे में देखे हैं तो सर्वोत्तम जो है एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, विशेषता बात की जाए, सर्वोत्तम और दुर्लभ कोयला है जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है। गुण बात की जाए, यह जलते समय धुआं नहीं छोड़ता और सबसे ज़्यादा गर्मी देता है। भारत में जम्मू कश्मीर रियासी में थोड़ी मात्रा में मिलता है। बिटुमिनस की बात की जाए, विशेषता इसे घरेलू कोयला भी कहते हैं। इसमें 60 से 80% तक कार्बन होता है। गुण, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला लगभग 58% इसी डिग्री श्रेणी का है, जो झारखंड और उड़ीसा में ही मिलता है। यानी जो बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है, सेकंड वाला जो दूसरा सबसे अच्छा होता है, वो ही भारत में के 98% लगभग कोयला इसी बिटुमिनस का ही है। झारखंड उड़ीसा में यह ज़्यादा मिलता है। लिग्नाइट की बात की है, इसे भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल भी कहा जाता है। इसमें 40 से 55% तक कार्बन होता है। गुण बात की जाए, इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह कम गर्मी देता है। भारत में तमिलनाडु निवेली में इसका विशाल भंडार है। पीट की बात की जाए, यह कोयला बनने की पहली अवस्था है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है।
इसकी गुण बात क्या है, जलने पर अत्यधिक धुआं राख पैदा करता है, इसे सबसे घटिया श्रेणी का कोयला माना जाता है। और कुछ कोयला इन वैश्विक कोयला उत्पादकों की बात की जाए तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता, यानी उसको उत्पादन भी करता है, उसका उपयोग मतलब उसका यूज भी कर लेता है। वैश्विक उत्पादन का 50% चाइना से होता है। भारत की बात की जाए विश्व का दूसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर। कोयले का यह प्रमुख निर्यातक भी है, मतलब निर्यात काफ़ी अच्छा करता है। और यूएसए की बात की जाए चौथे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए पाँचवें स्थान पर। ठीक है, और चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विधेयक को मंजूरी दी जो वंदे मातरम को के अपमान को अपराध की श्रेणी में लाता है? तो जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधक विधेयक 2026 का है, इसको इन्होंने मंजूरी दी है। ये काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, ये लगभग 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं हम। राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक विधेयक को अपनी सहमति दी। यह कानून राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही कानून सुरक्षा प्रदान करता है जो राष्ट्रगान जनगण मन को प्रदान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत का जानबूझकर बाधित करना या उससे अपमान करने में कानूनी कार्रवाई होगी। तीसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं तो 13 अगस्त, तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन 2 बार लग गया है। इसमें कुछ अभ्यास कोई कर रहा है, मतलब कोई अभ्यास हुआ था उसके बारे में था। तो चलिए प्रश्न नहीं है, उसके बाद में कल देख लेंगे। ठीक है, और बात की जो महत्वपूर्ण अभ्यास से जो तथ्य जोड़ लेते हैं, जो मिलन अभ्यास है बहुपक्षीय अभ्यास है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है, 13वां संस्करण है, फरवरी 2026 में हुआ है। प्रगति की बात की जाए भारत और मिस्र के बीच हुआ उमरोई मेघालय में 2026 में, मई 2026 में। वायु शक्ति की बात की जाए तो जैसलमेर पोखरण राजस्थान में हुआ है। और घरेलू अभ्यास है वायु साझा शक्ति की बात की जाए तो भारतीय सेना द्वारा पुणे महाराष्ट्र में नागरिक सैन्य अभ्यास जनवरी 2026 में। खंजर की बात की जाए भारत और किर्गिस्तान के द्वारा ममारी आसम में 13वां संस्करण, इसका भी हो जाएगा। लामित की बात की भारत सेशल्स के बीच सेशल्स रक्षा अकादमी 11वां संस्करण, इसका 2026 मार्च में हुआ था। सदा तंसीब की बात की जाए ये भारत और सऊदी अरब के बीच होता है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। धर्म गार्जियन की बात की जाए भारत और जापान की, माउंट फ्यूजी जापान राजस्थान में हुआ था। और समुद्र लक्ष्मण की बात की जाए भारत और मलेशिया यानी विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। और देख लें तो टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच होता है, काकीनाडा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। डस्ट लीग 6 की बात की जाए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, या पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। साइक्लोन की बात की जाए भारत और मिस्र के बीच राजस्थान में, भारत में फरवरी 2025 में होता है। वरुण नौसेना अभ्यास की बात की जाए भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में। बोल कुरुक्षेत्र जोधपुर राजस्थान 2025। अंतरिक्ष अभ्यास बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न में हैं सर्वोच्च न्यायालय हाल में 19 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की किस बीमारी को अशोचनीय रोग घोषित करने पर विचार करने की बात की है? जो कैंसर रोग है उसी को ही कैंसर रोग को घोषित करने पर विचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 राज्य केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों से कैंसर को अशोचनीय रोग बनाने का आग्रह किया है ताकि इसके मामले को बेहतरीन निगरानी, समय पर डेटा कलेक्शन और सटीक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण किया जा सके। ठीक है, और इसके बारे में आज हमने फैक्ट जोड़ा है जो महत्वपूर्ण रोग होते हैं ना, कुछ जो टीके खोजे गए हैं उनके बारे में। तो चेचक की बात की जाए, चेचक दुनिया का पहला टीका था, चेचक का टीका। और इसमें स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दुनिया का सबसे पहला टीका हो जाएगा, जो टीका वैक्सीन है। और खोजकर्ता की बात की जाए एडवर्ड जेनर जी ने 1796 में इसकी खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता यानी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इसे टीके के बदौलत 1980 में चेचक की दुनिया से पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। रेबीज की बात की जाए पागल कुत्ता के काटने से होने वाला रोग है। टीके की बात की जाए रेबीज वैक्सीन, खोज करते इसके लुईस पास्चर 1885 में खोज हुई थी। लुईस पास्चर ने इसे पाश्चुरीकरण और जर्म थ्योरी की खोज की थी। पोलियो की बात की जाए इसके टीके आईपीवी की जो आईपीवी का इंजेक्शन वाला है और ओवीवी का ओरल ड्रॉप्स, 2 प्रकार के होते हैं। पोलियो का जोनास साल्क ने इसके 1955 में इंजेक्शन वाला मित्र टीका, और अल्बर्ट साबिन ने 1961 में मुंह से दी जाने वाली 2 बूंद ओरल ड्रॉप्स के लिए। और जो होता था ना ये पिलाने वाले थे जो हम पूरी ताकत लगा के जो भागते थे कस के, मतलब ना पीने के लिए, वो आंटी जी आती थी एक बड़ा सा डिब्बा लेकर, है ना, दवाई पिलाने के लिए। इसके नाम से हम लोग क्या, अब देखें कुछ नोट्स है इसमें। भारत को साल 2024 में पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। टीबी और तपेदी की बात की जाए इसका टीका बीसीजी का टीका होता है। ठीक है,
और खोजकर्ता की बात की जाए अल्बर्ट कैमलेट एंड कैमिल गुएरिन ने इनकी खोज की थी। 1921 में खोज हुआ था। नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद टीबी से सुरक्षा के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। हैजा की बात की जाए, इस टीके हैजा वैक्सीन इसके टीके का नाम है। खोजकर्ता वाल्डेमार हॉपकाइन 1992 में खोज की थी। वाल्डेमार हॉपकाइन ने भारत के कोलकाता और मुंबई में रहकर इस टीके का सफल परीक्षण किया था, जिससे लाखों भारतीयों की जान बची और मुंबई हॉपकाइन इंस्टीट्यूट इन्हीं के नाम पर पड़ा है। जो हॉपकाइन इंस्टीट्यूट है मुंबई का ना, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। प्लेग की बात की जाए, प्लेग वैक्सीन होती है और इसकी खोज वाल्डेमार हॉपकिन यानी प्लेग और इसके हैजा दोनों की खोज इन्होंने की थी। 1897 में इनको खोज की थी, 1892 में हैजा की, 1897 में प्लेग की। और बात की जाए हैजे का टीका बनाने के बाद जब भारत में ब्लैक डेथ यानी प्लेग फैला, तो उन्होंने मुंबई की एक छोटी लैब में इसका टीका भी तैयार किया और सबसे पहले खुद पर इसका ट्रायल किया था। टाइफाइड की बात की जाए, टाइफाइड वैक्सीन होती है। खोज करते इसके अल्मरोज राइट जी और रिचर्ड फाइटर ने मिलकर 1896 में खोज की। दूषित पानी और भोजन से होने वाली इस बीमारी के खिलाफ शुरुआती टीका करने का श्रेय इन दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का जो टीका होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, तीन है ना, डीपीटी का टीका लगता है। खोज करता है इसके एमिल-1 वैकिन और किटासर्टो और सिबासाबजुरो जी हैं। और बात की जाए इसके बारे में, डिप्थीरिया के इलाज की खोज के लिए एमिल-1 वैकिन ने चिकित्सा के दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था। बाद में इन तीनों टीकों को मिलाकर एक डीपीटी का टीका बना दिया गया था। ठीक है। और बात की जाए खसरा, मम्स और रूबेला के लिए MMR वैक्सीन लगती है। मिजल्स, मम्स और रूबेला खोज करता है इसे मॉरिस हिलेमन 1971 में। मॉरिस हिलेमन ने आधुनिक इतिहास में सबसे अधिक टीकों ने लगभग 40 से ज़्यादा टीकों की विकसित करने का श्रेय प्राप्त किया है। पीला बुखार की बात की जाए, येलो फीवर वैक्सीन लगती है 17D और मैक्स थाइलर ने इनकी खोज 1937 में की थी। और वायरस से होने वाली इस खतरनाक बीमारी का सुरक्षित टीका खोजने के लिए मैक्स थाइलर को 1951 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हेपेटाइटिस बी की बात की जाए, जो लीवर की बीमारी होती है, इसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन खोजकर्ता बारुल ब्लमबर्ग 1969 में। और डॉक्टर ब्लमबर्ग ने पहले हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और फिर इसका टीका बनाया, जिसके लिए 1976 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। यह टीका लीवर कैंसर को रोकने में मददगार है। और पेनिसिलिन की बात की जाए, विशेष एंट्री, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था ये। यद्यपि यह टीका नहीं बल्कि एक एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया मारने वाला दवा है, लेकिन बीमारियों को रोकने में इसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। खोजकर्ता बात की जाए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनकी खोज की थी 1928 में। और फंगस से अचानक हुई इस खोज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों घायल सैनिकों और मरीजों को जान बचाई थी। पांचवें प्रश्न की बात की जाए तो 13 अगस्त 2026 को भारत के किस देश के विदेश मंत्री सारा बेहसोलिन ने अंतिम 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत की, तो लाइबेरिया की जो है विदेश मंत्री थी। और लाइबेरिया की विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं, जहां वो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण जो आए थे ना कि इम्पोर्टेंट जो प्रमुख आए थे बाहर से, जिनकी भारत यात्रा हुई, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, जो इमैनुअल मैक्रोन जी आए थे ना फरवरी में, फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके बारे में लगभग ग्रुप डी में 2 से 3 बार प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जो विदेशी यात्री आते हैं ना, यात्री से मतलब जो प्रमुख होते हैं दूसरे देश के, उनसे बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है। यूरोपीय संघ के प्रमुख, गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि जनवरी 2026, एंटोनियो गुटेरेस यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। 25 से 27 जनवरी इनकी यात्रा थी। ये दोनों नेता भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2026 मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा और मुफ्त व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। और बात की जाए फ्रेडरिक मोर्चे, जर्मनी के चांसलर, जनवरी 2026 में इनका आए थे। ये फ्रेडरिक मोर्च संघीय चांसलर जर्मनी के 12 से 13 जनवरी इनकी यात्रा थी। चांसलर बनने के बाद यह मिर्जे की पहली भारत और एशिया यात्रा थी।
वे अपने 23 शीर्ष जर्मन व्यापारी सीईओ का प्रतिनिधिमंडल लेकर आए थे, और जिसका उद्देश्य भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना था। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान संयुक्त यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान यात्रा की बात की जनवरी 2026 में। यह उनकी तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा थी। इस यात्रा में भारत यूएई व्यापार रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र के लिए नए समझौते का अंतिम रूप दिया गया। और बात की इमैनुअल मैक्रोन, जिसने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति, और 17 से 19 फरवरी राष्ट्रपति मैक्रो भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने आए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने मुंबई में संयुक्त रूप से भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन किया और अच्छे एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर चर्चा की। अलेक्जेंडर अस्टप की बात की जाए, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं ये अलेक्जेंडर अस्टप, और मार्च 2026 में इन्होंने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की। दोनों देशों के बीच सुरक्षित और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के विकास और पर्यावरण अनुकूल तकनीक को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई है। मार्को रूबियो की बात की जाए, अमेरिकी विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मई 2026 में 23 से 26 मई इनकी यात्रा थी। अमेरिकी रक्षा और राजनयिक नीतियों के संदर्भ में यह एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी। इसमें क्वाड सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, भारत अमेरिकी बीच उच्च तकनीक ट्रांसफर को मजबूत करने पर रणनीतिक बातचीत हुई है। डेल्सी रोड्रिगेज वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति, और 3-7 जून ये इनकी यात्रा हुई थी। कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट, वेनेजुएला के शीर्ष नेतृत्व की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को पुनर्जीवित करना हो, जैसे विशेषकर कच्चे तेल का आयात में। ठीक है। और बात की जाए साइने ताकावाची, जो जापान की प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी इस यात्रा ने भारत जापान के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना, सूरत से बिल्मी-मोरा खंड प्रगति, रक्षा उपकरणों की संयुक्त आपूर्ति और वैश्विक कूटनीति पर दोनों देशों की साझा रुख को मजबूत किया है। डॉक्टर हुसैन अली मिनवी की बात की जाए, जांजीबार के राष्ट्रपति, और 17 से 20 जुलाई इनकी यात्रा हुई। तंजानिया के स्वायत्त क्षेत्र जांजीबार के राष्ट्रपति इस यात्रा में फोकस क्षेत्र आईटी मद्रास जांजीरा कैंपस की विस्तार और नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाना है। सारा बेवसोला नांती, लाइबेरिया के विदेश मंत्री, जस्ट हमने इस प्रश्न में देखा ही। और बात की जाए छठे प्रश्न, अगस्त 2026 में किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने जियो क्रेडिट लिमिटेड में 49.9% तक हिस्सेदारी खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। बैंक ऑफ अमेरिका BOE के द्वारा किया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने जियो क्रेडिट लिमिटेड में एक बड़ा संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। सातवें प्रश्न की बात की जाए, हाल ही में रूस के किस शीर्ष नेता अधिकारी द्वारा विवादित कुरिल द्वीप समूह के दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री साइने ताकावाची ने कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज किया है? जो व्लादिमीर पुतिन जी थे, वो रूस के राष्ट्रपति, उनके भी विरोध किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विवादित प्रशांत महासागरीय द्वीप कुरिल द्वीप समूह का दौरा किया, जिसे जापान अपने उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा बताता है। जापान ने इस दौरे को अस्वीकार कहा है। ठीक है। रशिया के बारे में जानते हैं। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी, और राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूसी रूबल, संसद का नाम फेडरल असेंबली। इसके 2 सदन हैं, स्टेट ड्यूमा निचला सदन और फेडरेशन काउंसिल उच्च सदन। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो यूरोपीय और एशिया दोनों देशों महाद्वीपों में फैला हुआ है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत यूरोप देश का माउंट एल्ब्रस, जो रूस में ही स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखें। अगर रूस के, तो जस्ट हमने देखा साइने ताकावाची ने उनका विरोध किया है। यूरोपीय जहाज़ों का जब्त करने के पुतिन की चेतावनी। अगस्त 2026 में यूरोपीय संघ द्वारा रूसी शैडो फ्लीट प्रतिबंध तेल टैंकरों पर नए कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद पुतिन ने यूरोपीय जहाज़ों को जैसे को तैसा दर्ज पर जब्त करने की चेतावनी दी। और रासवेट सैटेलाइट मिशन की बात की, अमेरिकी स्टारलिंक को टक्कर देने और अपनी सैन्य संचार व्यवस्था मजबूत करने के लिए रूस ने मार्च और जुलाई 2026 में अपने घरेलू इंटरनेट उपग्रह रासवेट के 2 बड़े बैच अंतरिक्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईंधन संकट के बीच भारत से गैसोलीन आयात। यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण तेल रिफाइनरियों को पहुंचे नुकसान के बाद रूस ने
अगस्त 2026 में ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए इतिहास में पहली बार भारत से गैसोलीन यानी पेट्रोलियम ईंधन की खेप का प्राप्त किया है। सेंटर 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात की जाए, अगस्त 2026 में रूस और किर्गिस्तान के बीच आपसी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किर्गिस्तान की धरती पर एक बड़ा संयुक्त सामरिक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। अमेरिकी सीनेट का सख्त प्रतिबंध प्रस्ताव, अगस्त 2026 में अमेरिकी सीनेट ने एक बड़ा प्रतिबंध पैकेज पारित किया जिसके तहत रूस के तेल टैंकरों का निशाना बनाने के लिए साथ साथ रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर भारी आयात शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। एंटी वार वोटिंग प्रतिबंध की बात की जाए, अगस्त 2026 में आगामी स्थानीय चुनाव को देखते हुए रूसी सरकार ने युद्ध विरोधी रुख रखने वाले उम्मीदवारों को या ब्लोकों जैसे दलों के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और 8वें प्रश्न देखते हैं, तो आज यानी 14 अगस्त 2026 14 अगस्त को देश भर में किस महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा 2021 में की गई थी। तो विभाजन विरोध का स्मृति दिवस मनाया जाता है हर साल 14 अगस्त को। भारत में सामाजिक विभाजन और नफरत के कारण अपनी जान गंवाने वाले, विस्थापित होने वाले लोगों के संघर्ष और बलिदान में यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, इसलिए। इसके बारे में देखें तो घटना जो है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और 2 स्वतंत्र इस भारत और पाकिस्तान के निर्माण की योजना को पेश किया। रेडक्लिफ लाइन की बात की जाए, ब्रिटिश वकील पर सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। उन्होंने नक्शे पर भारत और पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींची, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा गया है। यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच है उसे भी रेडक्लिफ कहता है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच था उसे भी रेडक्लिफ लाइन कहा जाता था। त्रासदी के कारण इस सीमा निर्धारण की घोषणा आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त 1947 को की गई। अचानक हुए इस फैसलों से करोड़ों लोग रातों रात बेघर हो गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में। ठीक है। और बात कीजिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन, इस विभाजन के कारण लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों को अपने पैतृक जमीन छोड़कर सीमा पर भागना पड़ा था। जान माल का भारी नुकसान, इस दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 5 लाख से 20 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सबसे प्रभावित क्षेत्र देश का पंजाब और बंगाल प्रांत इस विभाजन की विविधता से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए, जहां परिवारों और संस्कृतियों के 2 टुकड़े हो गए। और इसी विभाजन के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान से जुड़े हैं, जब जो भाग 2 है नागरिकता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद में, संविधान में अनुच्छेद 5 की बात की जाए, संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 तक के क्षेत्र में रहने वाले समान नागरिकता का प्रावधान था। मतलब जो रहते हैं बॉर्डर में, यानी 26 जनवरी 1950 तक जो जहाँ तक बॉर्डर था इंडिया का, उसमें जो रह रहे हैं उनको समान रूप से नागरिकता मिल जा रही थी। आर्टिकल 6 की बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण या विशेष रूप से पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से संबंधित है। इसके अनुसार जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए थे वे आसानी से भारत के नागरिक बन जाएंगे। आर्टिकल 7 की बात है, उन लोगों की नागरिकता के अधिकार जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई है, लेकिन यदि उनके पुनर्वास के लिए वापस लौटे हैं तो उनके लिए विशेष नियम बनाए गए थे। अनुच्छेद 11 की बात की जाए, संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की पूरी शक्ति है, जिसके तहत भविष्य में शरणार्थियों के लिए कानून बनाए जाए। यानी कि नागरिकता पर कोई अधिकार कानून बनता है तो वो संसद को ही प्राप्त हुआ। और 9वें प्रश्न की बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 13 अगस्त 2026 को रिपोर्ट के अनुसार किस देश में फैला इबोला प्रकोप इतिहास के सबसे घातक दौर की ओर बढ़ रहा है? तो जो कांगो देश है उनकी तरफ बढ़ रहा है। WHO ने चिंता जताई है कि लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में चल रहे इबोला वायरस का प्रकोप अब तक के सबसे विनाशकारी और घातक आंकड़ों को पार कर चुका है। कांगो की बात की जाए, इसकी राजधानी किनानसा इसकी राजधानी हो जाएगी। यह दुनिया का सबसे बड़ा आधिकारिक फ्रांसीसी भाषी शहर है। राष्ट्रपति की बात की जाए, फेलिक्स त्स्केदी जिसके हो जाएंगे। इन्होंने सितंबर 2023 में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता था। मुद्रा की बात की जाए, कांगोली फ्रैंक कांगोलेसी फ्रैंक यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, मध्य अफ्रीका और भूमध्य रेखा पर स्थित है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा ये देश हो जाएगा कांगो। सीमावर्ती देश की बात की जाए, इसकी सीमा पर उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण सूडान, पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, दक्षिण मतलब ये महत्वपूर्ण कुछ देश हो जाएंगे। पश्चिम में इसकी एक बहुत छोटी पट्टी अटलांटिक महासागर से भी जुड़ती है। कांगो नदी की बात की जाए, यह अमेजन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे अधिक पानी वाली, दुनिया की सबसे गहरी नदी हो जाएगी। खनिज संपदा के भी यह देश प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोबाल्ट,
तांबा और औद्योगिक हीरे के भंडार के मामले में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध देशों में से एक है। स्मार्टफोन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले वैश्विक कोबाल्ट का 70% अधिक हिस्सा यहीं से आता है। पुराना नाम बात की जाए, इस देश का पहले नाम जायरे के नाम से जाना जाता था। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लें। इबोला का घातक प्रकोप जिस तुमने देखा, WHO द्वारा इसे जारी किया गया है। आर्थिक मंदी और गरीबी की बात करें, वर्ष 2026 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार तांबे और कोबाल्ट के भारी खनन, निर्यात और जीडीपी वृद्धि के बावजूद कांगो 70% से अधिक आबादी अभी भी अत्यधिक गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रही है। M23 विद्रोह संघर्ष विस्थापन की बात करें, वर्ष 2026 की पहली छमाही में पूर्वी कांगो क्षेत्र में M23 विद्रोही गुटों की हिंसक गतिविधियों के कारण लाखों स्थानीय नागरिकों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की बात की जाए का चरणबद्ध विकास, वर्ष 2026 के मध्य में संयुक्त राष्ट्र ने कांगो सरकार की मांग पर अपने शांत सैनिकों के मिशन को देश के अशांत प्रांतों से धीरे धीरे वापस बुलाने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा और जलविद्युत परियोजना, जून 2026 में कांगो नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे बड़े बांध ईगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अगले चरण के विकास के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और बात की जाए 10वां जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा, अगस्त 2026 में UEFA सुपर कप यानी सुपर कप में रेफरी की भूमिका निभाने वाले दुनिया के पहले गैर यूरोपीय रेफरी कौन बने हैं? जो उमर अल्टान ने, जो सोमालिया के रहने वाले, वो पहले रेफरी हो जाएंगे गैर यूरोपीय। सोमालिया के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी उमर अल्टान ने यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित क्लब टूर्नामेंट में एक UEFA सुपर कप में मैच संचालित कर इतिहास रचा और ऐसा करने वाले पहले गैर यूरोपीय बन गए हैं। और फुटबॉल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लें। यो फीफा की बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फीफा की। और 21 मई 1904 पेरिस में इसकी स्थापना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए, गियानी इन्फेंटिनो जी इसके वर्तमान अध्यक्ष होंगे। कार्य फुटबॉल बीच फुटबॉल और फुटलस का वैश्विक नियंत्रण निकाय है जो विश्व का जैसे बड़े टूर्नामेंट आयोजित कराता है। फीफा विश्व कप की बात की जाए, महत्वपूर्ण तथ्य, पहला विश्व कप 1930 में इसका आयोजन उरुग्वे में किया गया था। विजेता मेजबान देश उरुग्वे ही इसका पहला विजेता बना था, जिसने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया था। सबसे सफल टीमों की बात की जाए, ब्राजील 5 बार की चैंपियन रही है, 1958, 62, 70, 94 और 2002। इन्हें पेंटा कैंपियोस भी कहा जाता है। जर्मनी 4 बार और इटली 4 बार, अर्जेंटीना 3 बार चैंपियन हो गई। इस बार हालिया जो हुआ था, ये तो 2022 कतर वाला बता रहा है, जिसमें लियोनेल मेसी कप्तानी में अर्जेंटीना जीता था। और जो 2026 का फीफा हुआ है, इसमें जो है स्पेन विजेता बनी है अर्जेंटीना को हराकर। ठीक है। और दुनिया का सबसे फुटबॉल क्लब, जो फुटबॉल के आधुनिक नियमों की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, इसलिए दुनिया के सबसे पुराने आधिकारिक क्लब वही हैं। और शेफील्ड फुटबॉल क्लब 24 अक्टूबर 1857 इंग्लैंड में। फीफा और आधिकारिक इतिहास के अनुसार यह दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना सक्रिय फुटबॉल क्लब है। और नॉट्स काउंटी की बात की जाए, नॉर्थ काउंटी FC 1862 में इंग्लैंड से, यह दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशनल पेशेवर फुटबॉल क्लब है। मोहन बागान एथलीट क्लब की बात की जाए, 15 अगस्त 1889 में इसकी कोलकाता में। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना सक्रिय फुटबॉल क्लब है। इसमें 1911 ब्रिटिश टीम ईस्ट यार्ड के साथ रेजिमेंट को हराकर IAF शील्ड जीती थी, जो भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। और बात की जाए द किंग ऑफ द फुटबॉल, ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने करियर में 3 फीफा विश्व कप 1958, 1962 और 1970 जीते हैं। सर्वाधिक गोल की बात की जाए, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी के नाम अंतर्राष्ट्रीय और ओवरऑल फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक आधिकारिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड था। बैलन डी अवार्ड यह फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार है, जिसे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने इतिहास में सबसे ज़्यादा 8 बार जीता है। फुटबॉल का मक्का भारत में, कोलकाता को भारत में फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। यह साल्ट लेक स्टेडियम इन विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगना देश के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है। तो इस तरह से आज के हमारे ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तक। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारा परिवार और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन।